राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को 12 क्लास की बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक, यदि आप लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अर्थात सातत्य तथा अवकलनीयता आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर चुके होंगे, तभी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा। और आज मैं उसी से रिलेटेड, जिसका नाम है अवकलज का अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी का 6ठा चैप्टर है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अर्थात अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को स्टडी करने हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को 5 गो टॉपिक क्या करना है, स्टडी करना है एनसीईआरटी में। पहला, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसके थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अर्थात राशियों में परिवर्तन की दर। और किस राशि की? फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि की बात करता है। दूसरा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अर्थात वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, यानी कि कोई फलन वर्धमान या ह्रासमान, तो यानी कि एक्स का वैल्यू बढ़ने से एफ एक्स का वैल्यू बढ़ता, अर्थात ग्राफ डाउन टू अप, और अप टू डाउन होगा तो डिक्रीजिंग, डाउन टू अप होगा तो इंक्रीजिंग। सेकंड टॉपिक में फलन के फंक्शन के बारे में, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डेरिवेटिव्स का यूज करके बताते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल लाइंस, स्पर्श तथा अभिलंब रेखाओं के समीकरण और ढाल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का तीसरा टॉपिक होगा। और चौथा टॉपिक एप्रोक्सीमेशन, अर्थात किसी भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स या फिफ्थ रूट्स या कोई भी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, जो इजीली उसका परफेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है, तो उसके अप्रॉक्स वैल्यू, जैसे मान लीजिए 36 का वर्गमूल तो होता है, लेकिन अगर 35 का पूछ दे तो 35 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 35 का एकदम क्लोज नियरेस्ट वर्गमूल क्या होगा, ये इसके अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। और लास्ट टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। भले आज के डेट में बिहार बोर्ड से इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप आगे जाओगे, हायर एग्जाम दोगे आईआईटी का, तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका रिलेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से है, जिसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अर्थात वर्धमान और ह्रासमान फलन जिसको अच्छी तरह से आती है, हमको उम्मीद है कि उसको उच्चतम और निम्नतम मान के फलन माने किसी फंक्शन के उच्चतम मान कब होंगे, निम्नतम मान कब होंगे, साथ ही साथ उसको ग्राफ पर पकड़ भी होनी चाहिए, और सारे फंक्शंस के बारे में उसको जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं। आज सबसे पहले नंबर किसके बारे में स्टडी करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अर्थात राशियों में परिवर्तन की दर। तो आपके सामने दिख रहा होगा हेडिंग, ये आपके पहला टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहला नंबर इसमें जो वर्ड्स आ रहा है कि सर क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी का मतलब आपको संबंध है जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, वृत्त, घन माने प्लेन फिगर या 3D फिगर, माने समतल आकृति हो चाहे त्रिविमीय आकृति हो, ये सब के लिए तो आयतन हुआ, जिसे मान लीजिए हम क्वांटिटी के बारे में अर्थात राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जिसे राशि क्वांटिटीज, जो इसमें हम लोग जो बात करेंगे क्षेत्रफल, आयतन, त्रिज्या इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है? क्वांटिटी अर्थात राशि है। और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर,
त्रिज्या में परिवर्तन की दर, इन्हीं सभी चीज़ों में परिवर्तन के दर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि परिवर्तन की दर क्या है। तो हम लोग ये जो शब्द है सबसे ज़्यादा आप लोग फिजिक्स में सुनने को मिलता होगा, यानी कि चाल में दूरी में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो आप लोग वहाँ से भी इस चीज़ को जान सकते हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं के माध्यम से आप लोगों को ये भौतिक राशि में परिवर्तन की दर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे एक मैं टॉपिक लेता हूँ चाल, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो स्पीड। तो आप लोग सभी लोग, हमको उम्मीद है कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, सभी लोग चाल के बारे में जानते हैं कि चाल क्या है। हम पूरा फिजिक्स की तरह नहीं लिख रहे हैं, चाल के बारे में हमको केवल ये परिवर्तन की दर समझाना है। परिवर्तन की दर क्या है, किसमें, राशि में। तो चाल भी एक क्या है, राशि है। वेग भी एक क्या है, राशि है। क्षेत्रफल भी क्या है, एक राशि है। आयतन भी क्या है, राशि है। तो चाल जो है, तो यानी जब हम यहाँ चाल लिखे हैं तो ये किसी न किसी का परिवर्तन दर होगा। तो चाल जो एक राशि है और ये किस राशि के परिवर्तन की दर है, तो हम लोग क्या कहते हैं, दूरी समय के साथ, आप लोग बोलते हो ना, खैर इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसी चीज को हम लोग लिखते कैसे हैं, ये देखिए, हमको ना कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे इस परिवर्तन की दर, तो ये परिवर्तन की जो दर यहाँ सामने दिख रहा है, ये किसकी परिवर्तन है, तो यहाँ ये राशि हुई, और ये परिवर्तन दर किसके साथ हो रहा है, समय के साथ हो रहा है। इसी बात को हम लोग अपनी भाषा में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात चाल अर्थात भी, इसमें दूरी परिवर्तन यानी डीएस, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अर्थात ये जो आपके सामने दिख रहा है कि चाल जो है वह दूरी परिवर्तन की दर है। तो देखिए, जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो ऊपर, और ये जिस पर निर्भर कर रही है नीचे, यानी कि ये जो आपके सामने दिख रहा है दूरी परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन। लेकिन ये दूरी में परिवर्तन कब हुआ, यानी कि जब समय में परिवर्तन हुआ, समय में परिवर्तन, यानी कि दूरी में जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे दूरी में परिवर्तन हुआ, तब हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, एक नई राशि का नाम देते हैं चाल। तो इस प्रकार से आप बोलो कि इसका मात्रक कैसे लिखते हो, तो इसका मात्रक एसआई के रूप में क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कि दूरी का हो गया मीटर और समय का हो गया सेकेंड। इसी को हम लोग सीजीएस में, ये तो एसआई हो गया, और सीजीएस के रूप में कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम लोग इसका यूनिट भी लिखते हैं। तो यानी कि चाल का ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस मात्रा क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कैसे आया ब्रदर, तो ये दूरी में परिवर्तन, तो दूरी में परिवर्तन हो चाहे कुछ भी हो, तो दूरी परिवर्तित होकर के दूरी न रहेगी। तो अगर एसआई में बोलेंगे तो मीटर, और सेंटीमीटर में थी सीजीएस में बोलेंगे तो सेंटीमीटर, और टाइम का
वह सीजीएस हो, एफपीएस हो या एमकेएस हो या एसआई हो, ये सभी में क्या होता है, सेकंड होता है। एक और भी आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूं। जैसे अगर आपसे कोई व्यक्ति कह दे बेग के बारे में, जिसको आप बोलते हो वेलोसिटी, तो ये क्या है, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग वेग कहते हैं। तो आप बताइए कि वेग क्या हुआ, समय के साथ विस्थापन, और विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। अर्थात सेम वही चीज बोलते हैं, यानी कि चाल को भी हम लोग भी से और वेग को भी वेग में। तो यानी कि चाल ही क्या है, वेग है, लेकिन उसको क्या कर दे, दिशा दे दे। इसी बात को समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर, यहाँ लिखे समय के साथ विस्थापन, ये ना लिख करके यही बात बोलते हैं। समय के साथ निश्चित दिशा में दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यानी कि आप सोचिए वेग और चाल दोनों के दोनों सेम है, अंतर किस बात की है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की। तो यानी कि v बराबर डी एस बटा में डी टी। लेकिन यहां पर जो हमने ये बात लिखा है, ये क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर है, यानी विस्थापन में परिवर्तन, और ये हुआ समय में परिवर्तन। परिवर्तन, तो इस प्रकार से विस्थापन में परिवर्तन कब हो रहा है, तो ये निर्भर कर रहा है समय में। इसी को बोलते हैं, माने विस्थापन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के साथ। तो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। और यहाँ भी सेम उसी तरह का जो मात्रक उसका था चाल का, सेम वही मात्रक क्या होता है, इसका भी होता है। एसआई में मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक और चीज मैं आप लोगों को इसी को लेकर के बता रहा हूं। ये पहला टॉपिक है। त्वरण के बारे में एक आप लोग नाम सुने होंगे, एक राशि का नाम है जो नाई आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, त्वरण, एक्सीलरेशन। और ये जितनी भी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मैं आपको डेफिनेशन ना बताने के लिए मैं आपको बार बार परिवर्तन की दर जो किसी राशि में है, तो ये सारे के सारे राशि हैं, चाल भी एक राशि है, वेग भी राशि है, त्वरण भी एक राशि है, और ये किसी राशि के परिवर्तन के दर के बराबर होते हैं। जैसे चाल दूरी परिवर्तन की दर के बराबर, वेग विस्थापन परिवर्तन की दर के बराबर, तो त्वरण क्या है, तो यानी कि समय के साथ वेग परिवर्तन की, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब आप ही सोचिए कि त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, अर्थात ये त्वरण जो है एक राशि है, अर्थात ए जो वेग में परिवर्तन,
तो वेग की परिवर्तन को डीवी से सूचित करेंगे। किसके साथ सापेक्ष? समय के साथ, डीवी बटा dt। इस प्रकार से आपको ये मालूम चल गया होगा त्वरण किस राशि की परिवर्तन दर है? वेग की परिवर्तन दर है। यानी समय में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो उसके चाल में भी परिवर्तन होगा, और उस चाल के पूरे परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा ब्रदर, आप ही लोग बताइए। तो यानी कि एसआई मात्रक जो होगा, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड होता है और फिर अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके परिवर्तन की दर के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। लेकिन मैं आप बार बार ये जो फिजिक्स की ओर लेके गया, हम फिजिक्स की ओर नहीं लेके जा रहे थे। आप सोचिए कि आप ये जो है चाल एक राशि है, वेग भी एक राशि है, ये सभी राशि एक परिवर्तन की दर है, जिसको आप देखिए मैथ की भाषा में क्या बोलते हो, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जो है ये क्या बता रही है? यानी कि एस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि भी में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। और इस पूरे चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक राशि का नाम देते हैं त्वरण। इस प्रकार से आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि परिवर्तन की दर क्या है। अब हम आपको थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, इसी चीज को दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे, इन सेकेंड वर्ड। दूसरे शब्दों में जैसे कोई अभी आप लोग बोले ना कि सर भी जो है दूरी परिवर्तन की दर को कहते हैं, और फिर आप इसको डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप बताओ कि यहाँ पर क्या लिखोगे? डी भी बटा डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, किसका भाई? डी एस अपॉन डी टी का। तो तुम बताओ कि यहाँ पर वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। इसी को आप क्या बोलते थे? त्वरण बोलते थे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ए स्क्वायर एस बट्टा में डी टी स्क्वायर। आप देखो तो ये जो आप अभी बोल रहे थे, वही चीज तो यहाँ भी हुआ। यानी कि एक राशि को मैंने दूसरी बार परिवर्तन कर दिया। तो एक यहाँ पर देखिए, जब दूरी था, दूरी में परिवर्तन हुआ तो क्या बतलाया हुआ? चाल को। आप पुनः उस दूरी को परिवर्तन दूसरी बार कर दिए तो ये क्या बन गया? त्वरण बन गया। तो यानी कि सेम चीज आप देखिए कि जितनी बार किसी क्वांटिटी को आप चेंज कीजिएगा, उसकी फिजिकल पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? चेंज होगी। अब हम लोग इसी बात को अगर एक और इति है, जिसे कोई व्यक्ति पूछ दे, यदि एक नोट, और ध्यान रखोगे इस सारी नोट्स को, आयतन में परिवर्तन की दर को डीवी बटा dt। देखिए अब यहाँ एक भौतिक राशि क्या है? आयतन है। परिवर्तन की दर, जब आपको आगे कुछ नहीं दिया गया है कि किस पर यह निर्भर करती है, तो आपको हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आयतन में परिवर्तन की दर को डीवी बटा dt से सूचित किया जाता है। इसका
एसआई मात्रक जो होगा वह मीटर क्यूब प्रति सेकेंड और सीजीएस मात्रक के रूप में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड होता है। कहाँ पर? यहाँ पर जो लिखा हुआ है आयतन, आयतन का मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को डीए बटा dt। अब क्वेश्चन में कहेगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष या किसी लंबाई के सापेक्ष, तो डीए बटा जो देगा उसके सापेक्ष। लेकिन प्रश्न में कुछ नहीं कहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, तो इसका मतलब डीए बटा dt से सूचित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड या सीजीएस मात्रक जो है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, जो अभी सामने आप लोगों को लिख करके बता रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ और उदाहरण मैंने दे दिया। तीसरा, कोई व्यक्ति कहता है आपसे त्रिज्या में परिवर्तन की दर को कैसे सूचित करेंगे? dr बटा dt या त्रिज्या में परिवर्तन की दर को dr बटा dt से सूचित किया जाता है। और इसके मात्रक कैसे होंगे भाई? तो इसका मात्रक जो है एसआई के रूप में मीटर पर सेकेंड या सीजीएस के रूप में सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब सेम, अब ये मान लीजिए बहुत सारे राशि हैं। अब एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि किसी भी भौतिक राशि में जो परिवर्तन की दर होगी उसको लिखने का तरीका ये होगा और उसके मात्रक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता वाई में परिवर्तन की दर, वाई में ऐसे लिखो, ऐसे ना कह के ऐसे बोले, वाई में या ऐसे ना कह के ऐसे बोले, एक्स में, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। ध्यान से देखोगे, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, तो जिसका परिवर्तन निकालना ऊपर किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटा क्या कहेंगे? डी एक्स कहेंगे। अगर आता कि आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो डी वी बटा डी आर। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो डी ए बटा डी आर कहेंगे। तो माने यहाँ पर ध्यान रखना किस में परिवर्तन, तो वाई में परिवर्तन,
किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक और लास्ट, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता बोलता है यदि एक्स बराबर आपको एफ टी दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है वाई जी टी, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी एक्स बटा डी टी अपॉन डी वाई बटा डी टी, जहाँ डी वाई बटा, सॉरी गलत हो गया, देखिए 5वां नंबर, यदि एक्स बराबर एफ टी और दूसरा फंक्शन वाई बराबर जी टी, जिसको आप प्राचल कहते हो, पैरामीटर का, एक्स और वाई डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता है, एक्स भी डिपेंड करता है टी पर, जी भी डिपेंड कर रहा है टी पर, और आपको कह रहा है कि वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी वाई बटा डी एक्स डी टी निकालेंगे और इसके वैल्यू में डी एक्स बटा डी टी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से डी वाई बटा डी टी निकालेंगे, कब, जब प्राचल के बारे में हमको जानकारी रहेगा तब। ओवरऑल इस प्रकार से आप लोगों को इसके थ्योरी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आप लोग फिजिक्स को अच्छी तरह से आप लोग शुरुआत में 9th में भी है, मैकेनिक्स के रूप में आप लोग को पढ़ना है मैकेनिकल के अंतर्गत। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन राशि में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है। लेकिन एक बात और है, आपको इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्षेत्रमिति से संबंधित सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए एकदम कंठस्थ, और आप तभी जा कर के इस क्वेश्चन को, इससे संबंधित समस्या को आसानी से बनाओगे। तो आपके सामने कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं, एक स्मरण के दृष्टि से, एक बार रिवीजन की दृष्टि से, कि आपको कौन कौन से फार्मूले याद रखने हैं। देखिए सामने दिख रहा होगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आयत, तो आयत का यानी लंबाई होता है चौड़ाई, हमको आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरा वर्ग, तो वर्ग क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और एक आधार और दूसरा लंब। तो यदि मुझे ये मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, और दूसरा हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b²। इन सारी चीज़ों का यूज जो है आपके प्रॉब्लम्स में है, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंतर्गत किसी ना किसी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और उच्च हाइट बराबर √3/2 इंटू साइड अर्थात भुजा। फिर वृत्त, सभी लोग इस बात से जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr², और सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि बराबर 2πr। तो परिधि क्या है, ये जो पाथ है गोलाकार इसको परिधि बोलते हैं, और ये जो बीच वाला एरिया भाग है इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2πr², परिधि πr, यानी ये जो वक्राकार भाग है इसको πr बोलेंगे, और जब इसमें व्यास भी शामिल हो जाए तो πr + 2r। गोला यहाँ से 3D फिगर है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति जिसको बोलते हैं, आकृति बोलेंगे। तो यानी गोला का आयतन क्या होता है, 4/3πr³, और क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। इसी प्रकार से अर्धगोले का आयतन 2/3πr³, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और अगला जो हम लोगों का फिगर है वह है घनाभ का, जिसमें
ये टोटल के टोटल आयत से बने होते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई ना कोई एक डिफरेंस होता है। तो इसके आयतन, आयतन मतलब किसी चीज़ को इसमें कितना स्टोर किया जा सकता है, तो यानी कि आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। और कर्व यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। अगला फिगर जो है घन का है, तो घन का आयतन भुजा क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा। और अगला बेलन, और ये सारी चीज़ें जो है मैक्सिमा मिनिमा में भी काम करेगी, जो हम आपको दिखलाए हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा तो यानी कि आयतन बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय, तो वक्र में ऊपर वाला नीचे वाला वृत्त वाला जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु, इसको बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन, जो आपके सामने दिख रहा है। और ये आप लोग जनरली जानते हो, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, अर्थात वक्र में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये तिरछी ऊंचाई एल निकालने के लिए √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है, आपको आगे मैक्सिमा मिनिमा में इनकी सबसे ज़्यादा यूज है। जिसे आप देखिए ये राइट सर्कुलर कोण क्यों कहते हैं, यही ना है जी। एच ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ एंगल हो गया अर्धकोण, अर्धकोण हो गया थीटा आपका। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर लंब माने आर बट्टा में कर्ण अर्थात आधार, तो साइन थीटा बराबर आर बट्टा में एल, तो आर बराबर कितना होगा एल साइन थीटा। जिसे मान लीजिए कि आपको एल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ, मुझे त्रिज्या नहीं दी गई है, तो त्रिज्या निकालना हो तो आर इंटू एल साइन थीटा। अगर एल दिया हुआ है एच निकालना है तो कॉस थीटा बराबर एच बाई एल, अर्थात कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी एच बराबर एल कॉस थीटा। मान लीजिए कि हमको अर्धकोण दिया गया है, ऊंचाई दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, माने ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे त्रिज्या, तो यानी कि आर इंटू एच टैन थीटा। इसके माध्यम से हम लोग इस तीनों में से कोई एक, और ये कोण मालूम है तो किसी अदर वैल्यू को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें याद करने के बाद मैंने पूरा फार्मूला प्लस पीछे के जो थ्योरी के कंसेप्ट जो रेट मेजर के हैं अर्थात परिवर्तन दर की, ये तभी क्लियर होगा जब कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उस प्रैक्टिस के लिए मैं आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी के ये पहला उदाहरण है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, माने डीए बटा किसके सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब उसका आर कितना दिया गया हो 5 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका दिया हुआ है आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है डीए बटा में डी आर बराबर वाट। तो ये क्या है भाई, वृत्त का है, कौन सी भौतिक राशि है, वृत्त है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, माने डिफरेंशिएशन करने का मतलब ही होता है परिवर्तन, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। यानी कि डी ए बटा डी आर इक्वल 2 पाई आर, यानी कि अगर आर परिवर्तित होगा तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा 2 पाई आर होगा। अब ये पूछ रहा है कि भाई जब आर का वैल्यू कितना हो 5 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। तो डी ए बाटा में डी आर बराबर 2 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना 5,
अर्थात ओहो ये गलत हो गया ना, 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 5 यानी 10 पाई। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में है, आर के रिस्पेक्ट में है, तो यानी त्रिज्या का भी क्या होता है पर सेंटीमीटर। माने 1 सेंटीमीटर पर उसका क्षेत्रफल जो है कितना बढ़ेगा, 10 पाई बढ़ेगा, ये उसका रेट है। अतः क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से आप लोगों के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का पहला टॉपिक थ्योरी आप मेरे थे अनुसार समाप्त हुआ, और इसके प्रॉब्लम अगले वीडियो में लेकर के एक्सरसाइज को लेकर के हम आएंगे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में निश्चित तौर पर बताइएगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। इस तरह से आप लोगों को राधे राधे, धन्यवाद, टेक केयर।